हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 9th क्लास जिसमें सिविक्स कर रहे हैं और सिविक्स का ये फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज इसका जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था वो हम आज कंप्लीट करेंगे। जो फोर्थ टॉपिक है वो है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। पहले यहाँ आपको एक अजीब सा शब्द देखने को मिला होगा, हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ा हो लेकिन ध्यान ना हो। वृहत्तर, वृहत्तर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर, बड़ा, विस्तृत। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वो एक विस्तृत अर्थ है। तो देखते हैं इसके बारे में। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। मतलब एक सीमित और उसका जो डिटेल है उस तरीके से हमने उसके बारे में पढ़ा है। सीमित पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर हमें कम से कम जो लोकतंत्र की कम से कम विशेषताएं हैं ना, वो हमने इसमें देखी हैं। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, कि जो हम देखते हैं वो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाला। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी होता है क्योंकि अब इस चीज़ को समझो कि जो भी देखो लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं वहाँ पे जनता खुद शासन नहीं चलाती। वहाँ शासन कौन चलाता है? जिनको उन्होंने वोट डाल के चुना है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, बहुमत वाले लोगों को। अब बहुमत वाले लोगों की भी बात नहीं चलती, उन लोगों की बात ज़्यादा चलती है जिन्होंने चुनाव जीतकर चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व का रूप हासिल किया है। ठीक है, आगे। अब यह जरूरी क्यों होता है? देखिए, पहला पॉइंट, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि भाई चलो लोकतांत्रिक देश है, फिर तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्योंकि लोगों का शासन है ना। अब एक बात सोचो, छोटा सा फैसला लेना है, मान लो कोई भी कानून बनाना है, क्या उसके लिए पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? नहीं ना, ये संभव ही नहीं है कि उनको हर बात के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसीलिए उन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब उन्होंने वोट डाल के जिन लोगों को जिताया है वो लोग मिलके बैठक करेंगे और उस रूल रेगुलेशन के ऊपर डिसीजन लेंगे। आगे अगला पॉइंट, अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। हम सब लोग भाई देखो राजनीति के अंदर एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, हर कानून बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी के पास समय नहीं होगा, किसी की इच्छा नहीं होगी, किसी के अंदर उतनी योग्यता नहीं होगी कि वो उन फैसलों को लेने में भाग लेने में मदद कर सके। आगे इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। मतलब देखो, हम इस चैप्टर से हमें इतना समझ में अच्छे से आ गया कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र जो है या अलोकतांत्रिक सरकार जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में, बिल्कुल अच्छे में, और एक सामान्य लोकतंत्र में जो अंतर होता है वो अभी हमें अच्छे से नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं की गई। हमें सिर्फ थोड़ा सा सीमित लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये टॉपिक का नाम है वृहत्तर। वृहत्तर मतलब विस्तृत, बहुत बड़ा फैला हुआ सिस्टम है। आगे, इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। मतलब सरकार से जो अलग संगठन है उनके लिए भी हम लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे
हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसले करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मतलब अब सिर्फ सरकार से संबंधित लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है जो अलग अलग जगह पे, अभी देखो ये फैमिली के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से परिवार में लोकतांत्रिक शब्द का यूज़ किया जा रहा है, लोकतंत्र का यूज़ किया जा रहा है। आगे, मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, मतलब ऐसी विचारधारा वाला शिक्षक जो सभी बच्चों को मौका दे। हाँ भाई, हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो पूछो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों वाले को, यानी कि लोकतांत्रिक सिस्टम क्लास के, अब क्लासरूम में भी लोकतंत्र है, ठीक है। आगे, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के बारे में फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? अब देखो, एक नेता और सिर्फ उसी के परिवार के लोग उसकी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के सारे फैसले वो ले रहे हैं, तो क्या वो लोकतांत्रिक है? नो। जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी के सभी मेंबर को इन्वॉल्व करना होगा, अकेला नेता और उसके परिवार से बात नहीं बनेगी, तो वो लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी फैसले में उतना ही महत्व जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने का मतलब ये है कि सभी लोगों के साथ डिस्कस करो, चाहे उस ग्रुप के अंदर, देखो हर पार्टी के अंदर एक तो अहम नेता होते हैं, मतलब जो मेन होते हैं, मुख्य, और कुछ छोटे भी नेता होते हैं या छोटे कर्म जिनको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, कार्यकर्ता भी होते हैं। तो सभी के साथ सभी के विचारों को समझ के, सभी के साथ विचार विमर्श करके तभी फैसला लेना चाहिए, तो वही लोकतांत्रिक फैसला कहलाता है। आगे, यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है, मतलब यही चीज़ सरकार पे और परिवार पे होती है और किसी अन्य संगठन पर भी, और भी जितने संगठन हैं, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे कुछ भी हो। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। जैसे, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो, कहने को आज हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जो अभी हमारे लोकतांत्रिक देश से काफ़ी दूर है। जैसे कि ये पॉइंट, क्या आज के समय में हम लोकतांत्रिक हैं? ये तो आप कहोगे हाँ सर हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन क्या आज के समय में, इस लोकतांत्रिक समय में सभी लोगों को भरपेट खाना मिलता है? नहीं। तो हम ऐसा लोकतंत्र चाहेंगे ना। आगे, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति की भूमिका बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को, कोई भी ज़्यादा ताकतवर है तो उसकी भूमिका ज़्यादा है और जो शक्तिशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं कर रहा, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। तो देखो, अब क्या हमें सभी लोगों को बुनियादी शिक्षा मिलती है? नहीं। बुनियादी संसाधन सभी को मिल रहे हैं? नहीं। तो वो सारी चीज़ों की अभी भी कमी है। सिर्फ वोट डालना, सबके वोट बराबर कर देना कि एक व्यक्ति एक वोट से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र के और भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। अगर ये तीनों फैक्ट, अगर इन पॉइंटों को चेक करने लग जाए लोकतांत्रिक देश के साथ, तो लगेगा भाई ये कैसे लोकतांत्रिक, इनमें ये चीज़ें तो है ही नहीं, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र ही हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। अब देखो, अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि अच्छा लोकतंत्र और काम चलाऊ लोकतंत्र में क्या फ़र्क है, ठीक है। हम
इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। मतलब जैसे कि हर क्लास में होता है, थोड़ा बहुत बताया जाता है किसी टॉपिक के बारे में, बाकी उसकी और ज़्यादा डिटेल अगले साल, थोड़ी और ज़्यादा अगले साल ऐसे होती है। तो ऐसा यहाँ है, यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं है। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। मतलब हमारे जीवन के कई पहलुओं से, कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इस तरह का काम करना चाहिए, इसी तरह काम करना चाहिए, मतलब सभी को बुलाकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन देश के लिए अगर फैसला है तो सबको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, मतलब जो जरूरी, मतलब छोटी से छोटी शर्तें, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मतलब जो भी फैसला होगा वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, सबके विचार विमर्श पर डिपेंड होना चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर लोकतांत्रिक देश को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। मतलब जो भी काम करते हैं, देखो आप अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लोकतंत्र को ही मजबूत बनाएगा ना, और आप बुराइयों में इन्वॉल्व हों तो वो आपके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर बनाएगा। ठीक है, आगे यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। देखो शासक क्या काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, देश का भविष्य है, लेकिन हम लोगों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल देखो यहाँ पे क्या कहता है, राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी व्यवस्थाओं में जहाँ पर एक राजा होता है, या जहाँ पर तानाशाही होती है, या फिर जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बेटा कोई भी दूसरी सरकार कोई भी लोग राजनीति के अंदर हिस्सेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अब ये खुद कीजिए, अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाइए। ठीक है, जो आपके विधानसभा और संसद के क्षेत्र हैं उनमें आपके यहाँ कितने मतदाता हैं। फिर यह पता करें कि आपके पास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। अब ये चीज़ दिखाने के लिए है, मान लो आपके शहर में या आपके आसपास एक जगह है जहां बहुत बड़ा स्टेडियम है, जहां पर लगभग 36,000 लोग एक बार बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पूरे एरिया के जो वोट हैं वो वोट हैं 80,000। तो क्या उन 80,000 लोगों से हमें डिस्कशन करना, किसी फैसला लेना, कोई कानून बनाने के लिए, तो क्या हम उनको वहाँ अरेंज कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो ये बड़ा ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। ऊपर एक चित्र आया था, वो चित्र मैं आपको बता देता हूँ। ये चित्र आप में से इसके बारे में बहुत कम लोग थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के, मतलब जो कम लोगों को पता होगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के चित्र हैं। ठीक है, और ये सारे राजनीति से जुड़े हुए हैं। कहीं पर इंदिरा गांधी है, कहीं पर जवाहरलाल नेहरू हैं, कहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र बनाया गया है। तो बहुत सारे जो राजनीति से जुड़े हुए चेहरे हैं वो इसमें दिए गए हैं। आपको क्या करना है, और ये बनाया किसने चित्र? R.K. लक्ष्मण ने।
ठीक है। आर के लक्ष्मण जो थे हमारे इंडिया के एक फेमस कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। ठीक है। देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर जब हमारे देश को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे ना, तब उन्होंने ये चित्र बनाया था। और इसके बारे में अलग अलग चीज़ें, अब ये टीवी है, टीवी में से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही, यूनिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब ये सारी बातें जो नेता लोग टीवी पर कहते हैं कि हमने 50 साल में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर गिनाई जा रही हैं। और आगे देखो क्या कहते हैं इस चित्र में, आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? ठीक है। तो ये आप चित्र जो है, क्वेश्चन आंसर जो आपके पाठगत हैं उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन नोट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर, तो वहाँ से आप इसको कर पाओगे अच्छे से और ज़्यादा समझ पाओगे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट जो आज पूरा रीडिंग में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।